हाँ जी class, sorry for interference. Now coming back to the topic, we were discussing about sample. Unit, sampling unit is basically a unit that can be a person or animal, plant or thing, which is actually studied by a researcher. That can be anything. That means can be a sample of soil. That can be a person. Now, what is the difference between sample and sampling unit? Can anybody tell me what is the difference between sample and sampling unit? I have told you both of them. Can you make difference? जी माहीन, आप बताएं. मैम प्लीज आप अपना क्वेश्चन रिपीट करते हैं. I have told you about sample. What is sample? And I have told you about sampling unit. What is the difference between sample and sampling unit? मैम सैंपल जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में शो होता है कि स्मॉल क्वांटिटी होती है एक पूरी चीज की, और सैम्पलिंग यूनिट मैम एक सैम्पलिंग यूनिट Sample is basically, beta, sample is basically the whole unit, subset of group that we extract from the general population. ठीक है? That mean 1000 के लोगों में से हमने 100 का sample ले लिया. Sampling unit is the single unit, is the single person, the single thing. Okay? जी. Unit is the single thing. उन 100 में से एक, ठीक है, जो sample हमने लिया उसमें से एक person will be sampling unit. ठीक है? सैम्पलिंग, यस मैम. Next. अच्छा, लास्ट टाइम एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग. अब भी आपको सैंपल और सैम्पलिंग यूनिट का पता चल गया. अब बताती हूँ मैं आपको डिफरेंस कि स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस होता है. मैंने कहा था कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में वी विल मेक स्ट्रेटा. ठीक है, हमारे पास डिफरेंट रिलीजन के अगर ग्रुप हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, और हिंदू हैं, ठीक है, हम उनके स्ट्रेटा बनाएंगे और हर स्ट्रेटा में से हम रेंडमाइजेशन के थ्रू जो है वो सैंपल लेंगे. ठीक है, हर स्ट्रेटा में से. ठीक है, दैट विल बी आवर सैंपलिंग यूनिट्स ना. हर स्ट्रेटा में से हम फर्ज करें 10-10 ले रहे हैं तो वो हमारे सैंपलिंग यूनिट्स जो हमारे पास आ गए. क्लस्टर में क्या होता है कि क्लस्टर्स बना लेते हैं हम, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स के, नर्सेस के, स्कूल चिल्ड्रन के, ठीक है, डॉक्टर्स के, ठीक है, और जो आप कोई बैंकर्स का बना लेते हैं. ठीक है, डिफरेंट क्लस्टर्स जितने भी बनाने हम बना लेते हैं, एंड दैट होल क्लस्टर विल बी टेकन एज अ सिंगल सैम्पलिंग यूनिट. ठीक है, उस हम होल क्लस्टर को ले लेंगे सिंगल सैम्पलिंग यूनिट से, और जो हमने 10-12 क्लस्टर्स बनाए हैं ना, उन क्लस्टर्स में हम रेंडमाइजेशन करेंगे और एक पूरे क्लस्टर को हम जो है वो एज अ सैम्पलिंग यूनिट लेंगे. स्ट्रेटास में हम स्ट्रेटास में से निकाल रहे हैं रेंडमाइजेशन के थ्रू, हर स्ट्रेटा में से सैम्पलिंग यूनिट्स. क्लस्टर में जो है हम एक होल क्लस्टर को जो है वो हम एज अ सैम्पलिंग यूनिट जो है वो ले लेंगे. ठीक है, सपोज एक स्ट्रेटा में हमारे पास 20 लोग हैं. ठीक है, और उन 20 लोगों में से हम रेंडमाइजेशन के थ्रू जो है वो सैंपल ले रहे हैं. ठीक है, हर स्ट्रेटा में से ले रहे हैं. लेकिन क्लस्टर में इस तरह नहीं होगा. क्लस्टर अगर हमने 20 लोगों का एक क्लस्टर बनाया हुआ है तो उसमें से हर क्लस्टर में से हम रेंडमाइजेशन नहीं करेंगे, क्लस्टर के अंदर से लोग नहीं निकालेंगे, एक पूरे क्लस्टर को एज अ सैम्पलिंग यूनिट उठा के ले लेंगे.
ठीक है, रेंडमाइजेशन करेंगे 12 क्लस्टर्स में, और अगर लॉटरी में नाम निकला है क्लस्टर 2 का, तो उस पूरे क्लस्टर 2 को ले लेंगे, बजाय उसके अंदर से लोगों को निकालने के उस पूरे क्लस्टर को ले लेंगे एज अ सिंगल सैम्पलिंग यूनिट। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। समझ आया आप लोगों को? जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था उसे समझ आई है, अगर आज वो प्रेजेंट है तो? नेक्स्ट स्लाइड। Now comes to the uses of statistics. ठीक है, the uses of statistics will be as same as the uses of research methodology. अगर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के यूजेस आते हैं स्टेटिस्टिक्स के, तो दोनों के सेम हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड नहीं आ रही डॉक्टर ने। इधर नहीं, इधर से करना, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ जी, इधर से। The uses of statistics, I have already told you in research methodology, the same uses. We can use statistics to measure the health status of community and to identify any health problem in community in any country. We can use statistics for comparing health status of one country with the other, and for comparing present status with the past. And we can also use it for the prediction of future health needs and trends of diseases. We can use it to evaluate progress and development of any dental diseases, and we can also use it for planning and administration of dental health services. So this is all about the uses of statistics. Now comes to the types of statistics. There are two types of statistics. One is ये बड़े important lecture हैं, ठीक है, जो मिस कर रहे हैं ना मैं repeat नहीं करूंगी, उन्हें बता दो जो इसमें absent हो रहे हैं, मैं बायोस्टैट दोबारा repeat नहीं करूंगी, ठीक है? तो इसलिए शो योर फुल प्रेजेंस, ठीक है, अपनी क्लास को कह दें कि अभी ये 3-4 लेक्चर हैं बायोस्टैट पे, फिर समझ नहीं आनी बाद में टकरे ना मारते फिरना कि जी समझ नहीं आई हमें, ठीक है? इसलिए आप लोगों अपनी अटेंडेंस जो है वो पूरी रखें। There are two types of descriptive statistics and inferential statistics. Descriptive statistics is, as the name indicates, it describes the data. Okay, it's basically the method of producing quantitative summaries of information. Whenever we need to describe the data in a graphical presentation in a quantitative manner, we will always use descriptive statistics. इसकी examples में आपके पास mean, mode, standard deviation, measures of central tendency, measures of dispersion, ठीक है, ये सब आपके descriptive statistics में आ जाते हैं। ये सारी जो presentation of datas हैं ये आपकी descriptive statistics में आ जाती हैं। Descriptive statistics is you are describing the data in a quantitative manner, ठीक है? Quantitative manner can be you can describe the data in mean, in the form of mean, in the form of standard deviation, in the form of average, ठीक है? So ये आपकी descriptive statistics आ जाएगी। Now what about inferential statistics? Inferential statistics is methods of making generalization about a large group based on information about a subset that will be sample of that group. You can take sometimes balki zyadatar it is not possible to include the whole population in your study. So what we will do, we will extract a small number of sample, okay, and we will perform study on that subset of the population. So this type of the method is called inferential statistics. So hopefully
You understand what is descriptive statistics and what is inferential statistics. मैम जी जी बच्चे. मैम ये स्लाइड जो है वो सैम्पलिंग यूनिट के ऊपर ही है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही. अच्छा आपकी साइड चेंज नहीं हो रही, एक सेकेंड. डॉक्टर नबील को जो है ना लेट आने की सजा मिली हुई है, ठीक है. अब हो गई है चेंज. यस मैम. यस चलें. मैम. डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स की समझ आई है. आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स. अब ये एग्जांपल्स अपने माइक अनम्यूट कर लें. आप लोग मुझे बताएंगे which example is for descriptive statistics and which is for inferential. ठीक है. I have told you, फिर repeat कर देती हूँ. Descriptive statistics is a method of producing the data in quantitative manner. ठीक है. In any graphical presentation. For example, we present the data in the form of a mean, mode, median, standard deviation. And inferential statistics is we will take a subset of group from the whole population that will represent the general population. That will be inferential statistics. So now tell me these examples, okay? मैं पहली example बोल रही हूँ. A bar graph of area of study for all currently enrolled student is produced. सऊद, ये मुझे बताइए कि ये एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की है या इन्फ्रेंशियल की. अ बार ग्राफ ऑफ एरिया ऑफ स्टडी फॉर ऑल करंटली इनरोल्ड स्टूडेंट्स इज प्रोड्यूस्ड. जी सऊद. जल्दी करें, मेरे पास इतना नहीं टाइम है. मैंने अपना जितना टारगेट है कवर करना है आज उतना, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी आंसर करें. मैंने एब्सेंट मार्क कर देनी है. जी सऊद जल्दी बताएं. सऊद अपना माइक. बस इतनी दफा बोलने की जरूरत नहीं. डॉक्टर ने भी मार्क हिम एब्सेंट. ठीक है. नेक्स्ट कौन बताएगा? जी कौन बोला है? मैम ये फर्स्ट वन जो है ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की है, क्योंकि हम जितनी पॉपुलेशन को स्टडी आप कर रहे हैं. कौन बात कर रहे हो? सऊद हो? नो मैम. ये सऊद की तो एब्सेंट मार्क करें ना. आप कौन हो बेटा? मैम रोल नंबर 26 हमजा. बिल्कुल हमजा, यू आर करेक्ट. ठीक है, क्योंकि इसमें अब जिक्र आगे देख लें बार ग्राफ का. ठीक है. और हमने डिस्क्रिप्टिव उसमें क्या कहा था स्टेटिस्टिक्स में कि वी विल प्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ इन अ क्वांटिटेटिव मैनर. यस ठीक मैम. है. हाँ. अच्छा, अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम. अ प्रोफेसर डिटरमिन्स द एवरेज कोर्स ग्रेड फॉर द स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर कोर्स. ये डिस्क्रिप्टिव की है, इन्फ्रेंशियल की मैं खुद पूछूंगी, वैसे नहीं बताना. ठीक है. मोहम्मद आदिल 19, रोल नंबर 19, अनम्यूट करें अपना ये स्पीकर और बताएं. यस मैम ये डिस्क्रिप्टिव है मैम. अगेन इट इज डिस्क्रिप्टिव. ठीक है. एवरेज ले रहे हैं हम. ठीक है. एवरेज निकाल रहे हैं. ठीक है. तो ये डिस्क्रिप्टिव की है. नाउ कमिंग टू द थर्ड एग्जांपल. Recycling habits of 100 Klamath Falls household are observed to determine recycling capacity needed for the city. अच्छा, अब ये मुझे बताएगी सना. सना आप बताओगे बच्चे कि ये डिस्क्रिप्टिव की एग्जांपल है या इन्फ्रेंशियल की? जी जी मैम. थर्ड वन जो मैंने बोली है बच्चे, ये डिस्क्रिप्टिव की एग्जांपल है या इन्फ्रेंशियल की? यू कैन रीड इट अगेन. मैम इन्फ्रेंशियल. वेरी गुड. इन्फ्रेंशियल की है. कैन यू एक्सप्लेन कि कैसे पता चला आपको? प्रॉपर्टी का पॉपुलेशन.
हमने, हाँ बिल्कुल, हमने पूरे सिटी में से 100 क्ले मैथ जो है वो फॉल्स हाउस होल्ड लिए हैं, ठीक है, और हमने सैंपल लिया, ठीक है, एक, और उनको जो हमने किया है, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई हो। लेट्स गो forward. Now comes to the data. What is data? Data is basically a set of values, ठीक है, of one or more variables recorded on one or more individuals. Data is something like आप कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, that will be your data, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, ठीक है, आप कलेक्ट करते हैं, that will be called data. It can contain only one variable, ठीक है, और it can contain more than one variable, ठीक है। आप डाटा सिर्फ एज पे भी कलेक्ट कर सकते हैं, आप डाटा जो है वो 4-5 वेरिएबल पे भी कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें एज भी आ सकती है, सेक्स आ सकती है, मैरिटल स्टेटस आ सकता है, ऑक्यूपेशन आ जाता है, ठीक है। ये वेरिएबल्स ऐड होते जा रहे हैं ना। एनीथिंग दैट यू आर कलेक्टिंग is your data. Now comes the types of data. There are 4 types of data. One is primary data, secondary data, qualitative data and quantitative data. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की फर्दर आगे टाइप्स हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा, ठीक है। क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज प्राइमरी डाटा? आई हैव टोल्ड यू बिफोर इन रिसर्च मेथोडोलॉजी चैप्टर कि प्राइमरी डाटा इज द डाटा दैट वी विल कलेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द इंडिविजुअल, ओके। It is the data that will be obtained directly from the individual. The advantages will be it will give us precise information. Obviously, if I collect the data directly from Nabil rather than collecting it from any other source, from any other hospital, that will be more precise or reliable. Okay. Disadvantages, obviously it is time consuming. You have to collect data individually from every person directly. It will take time and it will be expensive. So secondary data is the data that you will obtain from outside sources. That outside sources may be from hospital records, from registers, from school registers, okay? So that will be your secondary data. We can collect both of these data through questionnaires, through surveys, ठीक है। Secondary data we can collect from records, or primary data we can collect from interviews. So these are the these are basically the different methods of collection of primary and secondary data. Now comes to the qualitative data. What the name indicates, qualitative data will tells us about the quality, ठीक है। It is qualitative data. It takes a non-numerical value or define a characteristic such as sex, ठीक है। Qualitative data जो है इसमें आपके पास 2 तरह का डाटा आ जाता है, कैटेगोरिकल डाटा आ जाएगा और ऑर्डर्ड डाटा आ जाएगा। बच्चे, क्वालिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की क्वालिटी को बयान करना, ठीक है। जैसे आंखों का रंग है, ठीक है, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, ठीक है, तो ये क्वालिटी है, ठीक है। इसी तरह से हेयर कलर है, ठीक है, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, ठीक है, रेड है, ये भी क्वालिटी है, ठीक है। तो कैटेगोरिकल डाटा में क्या आता है, इट इज द वन in which the categories are unordered, ठीक है। इसमें कैटेगरी जो होंगी वो ऑर्डिनल मैनर में नहीं होंगी, ठीक है। जैसे हेयर कलर, ठीक है, रैंडमली किसी का रेड है, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, कोई ब्लॉन्ड है, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्वालिटेटिव कैटेगोरिकल डाटा में आ जाएगा। ऑर्डर्ड डाटा क्या होगा, इन विच द कैटेगरीज विल बी ऑर्डर्ड इन ऑर्डर्ड फॉर्म, ठीक है। लाइक severity of any disease, like हम अगर हम किसी भी इंडेक्स को ले लें, ठीक है, फ्लोरोसिस इंडेक्स को हम ले लें अगर, ठीक है, तो उसमें हम माइल्ड, वेरी माइल्ड, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, ठीक है, वेरी मतलब मॉडरेटली सिवियर, सिवियर, तो ये कैटेगोरिकली जो है इन एन ऑर्डिनल मैनर जो है हमने डाटा को डिस्क्राइब किया है, तो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डर्ड डाटा,
ठीक है. Now comes to the quantitative. When quantitative का लफ्ज जब भी आता है तो हमारे जहन में नंबर आता है. ठीक है. क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी, ठीक है, नंबर ऑफ एनीथिंग. ठीक है. So it is the one which take a numerical value. Qualitative which take non-numerical value. ठीक है, जो कि हमें क्वालिटी बताता है किसी भी चीज. Quantitative will tells us a numerical value such as age, ठीक है, DMF score, ठीक है, temperature और blood pressure. इसमें फिर आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, एक discrete और एक continuous data. Discrete data is the one that can only take certain fixed numerical values within the range of observations. ठीक है. For example, number of patients in hospital, number of children in class, ठीक है, number of people in a marriage hall, ठीक है, anything that will be taken in number, fixed numerical values. ठीक है. Continuous हमारे पास क्या आ जाएगा है, has infinite number of values. ठीक है, जब decimals में बात करेंगे हम. ठीक है. For example, height की बात हम करते हैं इंचेस में. ठीक है. वेट की बात हम किलोग्राम में करेंगे. ठीक है. टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट में लेंगे, सेंटीग्रेड में लेंगे. तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस डाटा में आ जाएगा. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा. मैं बड़ा स्लो जा रही हूँ इसलिए क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए. ठीक है. Again, there is a short exercise of examples. ठीक है. अब माइक अपने अनम्यूट कर लो. अब मैं एग्जांपल्स फिर पूछूंगी आप लोगों से कि कौन सा क्वालिटेटिव डाटा की एग्जांपल है, कौन सी क्वांटिटेटिव. ठीक है. तो फर्स्ट एग्जांपल है द कैट्स हैव ऑरेंज, ब्राउन, ब्लैक एंड व्हाइट फर. जी. सबा सुहेब, आप बताइए जी, ये एग्जांपल क्वालिटेटिव की है कि क्वांटिटेटिव की है? किस डाटा को डिस्क्राइब करी? मैम ये क्वालिटेटिव की एग्जांपल. क्वालिटेटिव क्योंकि वो क्वालिटी बता रही है. ठीक है. नेक्स्ट इज देयर आर 4 ब्लैक कैट्स एंड 5 ब्राउन कैट्स. अब आप मुझे ये राबिया इरम, वेलकम बैक टू द क्लास. ठीक है. बताइए जरा ये सेकंड एग्जांपल जो है ये क्वालिटेटिव की है कि क्वांटिटेटिव की है? There are 4 black cats and 5 brown cats. जी राबिया इरम, अब आ गई हैं तो बोल भी लें कुछ. मैम quantitative. Obviously it is quantitative. It is telling us the exact number. ठीक है. Numbers as yeah. Next is the cake was 50% chocolate and 50% vanilla. रोल नंबर ये तलहा खान कौन है ये बताए. रोल नंबर 30. रोल नंबर 30 थर्ड एग्जांपल बताओ. क्वालिटेटिव की है कि क्वांटिटेटिव की है? क्वांटिटेटिव की है. क्वांटिटेटिव की है. ठीक है. The boys have brown, black, blonde and red hairs. Obviously it is qualitative. ठीक है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव उसकी. Now comes to the presentation of data. We can present the data in various ways. ठीक है. We can present the data in the form of tables. We can present it in the form of charts, diagrams. We can present it in the form of line diagrams. We can present it in the form of maps. When we talk about tables, we can make simple tables. We can make frequency distribution table for more meaningful presentation. We can make charts. We can make diagrams. ठीक है. It includes bar charts. Bar charts include simple bar charts, multiple bar charts, and component bar charts. Diagrams include histograms, frequency polygon, frequency curve, pie chart, pictogram. इसके अलावा लाइन डायग्राम्स और मैप्स मैंने आपको बता दी. ठीक है. सो दीज आर वेरियस वेज टू प्रेजेंट अ डाटा इन एनी रिसर्च इन स्टैटिस्टिक्स. First we will talk about the simple table. Whenever we are undergoing any study, the first step will be
to present the data by making simple tables before interpreting it. So there are some principles should be followed when you are going to make a simple table. These principles are: the table should be the table should be numbered. For example, you should give the number like table 12.1, table 12.2, table 12.3. Okay. Next is a title must be given to each table, and the title must be brief and self-explanatory. So there should be a separate title for each and every table that should describe the table. Okay. Next is the data must be presented chronologically, alphabetically और geographically. ठीक है. आपका जो टेबल है उसमें डाटा जो है वो chronologically, alphabetically और geographically जो है वो आपको प्रेजेंट करना होगा. ठीक है. टेबल शुड नॉट बी टू लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा टेबल नहीं होना चाहिए कि समझ ही ना आए और वो. ठीक है. और फुट नोट्स में भी गिवन वेयर नेसेसरी. टेबल के एंड पे जो है आप फुट नोट्स जरूर दें जो कि आपके टेबल को जो है वो डिस्क्राइब करे. ठीक है. So these are some important points. ठीक है. This is the example of how to make a simple table. ठीक है. You can see it. Now comes to the frequency distribution table. When we need to present, not only present the data, we need to also explain its distribution. The distribution of data, we need to explain how the data is distributed. So we need to make a frequency distribution table for that. That is basically a more meaningful presentation of data. So there are some important points in making a frequency distribution table. The points include: select the number of non-overlapping intervals, and the intervals should be uniform throughout. For example, if I'm taking the different age groups in intervals, I will take them like 18 to 20 years. Next will be 23 to 27 years, and the next will be 28 to 32 years. So there is no overlapping of intervals. ठीक है. और जो इंटरवल्स है मेरे वो यूनिफॉर्म है. ठीक है. अगर 10-10 का है तो वो 10-10 का ही मेंटेन हो रहा है. ठीक है. और ओवरलैपिंग है. The number of classes should neither be too many nor too low. It can generally be anywhere between 6 and 16 depending on proposed sample size. जो आप नंबर ऑफ क्लासेस लेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स लेंगे किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, जैसे एज के मैंने लिए 18 to 22, 23 to 27, 28 to 32, यहाँ 3 ग्रुप मैंने बनाया. तो ये ग्रुप जो है 6 से कम नहीं होने चाहिए और 16 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. ठीक है. ग्रुप शुड बी टेबुलेटेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. एक तरतीब में होने चाहिए. इफ सर्टेन डाटा are to be omitted or excluded from the table, the reason for the same should be mentioned in footnote. अगर आप डाटा में से कोई रीडिंग omit कर रहे हैं, exclude कर रहे हैं, तो आपको उसे footnote में explain करना पड़ेगा. ठीक है. The headings must be clear with measurement units. ठीक है. For example, age in years, rate in percent. ठीक है. आपकी जो units हैं उनको आपको explain करना होगा. This is the example of a frequency distribution table. ठीक है. इस तरह से हम बनाते हैं कि सिंपल टेबल में तो हम सिर्फ वैल्यूज लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी में हम उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बताते हैं. ठीक है. अमंग द पॉपुलेशन. नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन. वी कैन प्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स एंड डायग्राम. दिस इज द मोर डिसेंट वे टू प्रेजेंट द डाटा, and it's more fascinating or attractive form of presentation of data. The advantages will be diagrams are better retained in memory than tables. ये तो आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब एनाटॉमी में डायग्राम्स बना के आते हैं या किसी फिजियोलॉजी के पेपर में, तो आपको ज्यादा अच्छी उसकी प्रेजेंटेशन होती है रादर देन आप टेक्स्ट लिखा हो. ठीक है. तो डायग्राम्स ऑलवेज बेटर रिटेन्ड इन मेमोरी, याद भी रह जाती हैं. द इम्पैक्ट ऑन रीडर इज मच हायर. डिसएडवांटेजेस में लॉट्स ऑफ डिटेल्स ऑफ द ओरिजिनल डाटा में भी लॉस्ट. ठीक है. क्योंकि आप थ्योरी नहीं लिखते, सिर्फ डायग्राम बना लेते हैं, तो वो जो डिटेल है वो आपकी काफी ज्यादा रह जाती है. ठीक है. चार्ट्स और डायग्राम्स में. ठीक है.
चार्ट्स की फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। सिंपल बार चार्ट भी होता है, कंपोनेंट बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट्स, ठीक है। पाई चार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम ये हिस्टोग्राम वगैरह इनकी डिटेल पढ़ेंगे विद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह आ जाती है, ठीक है। सऊद, मेरा ख्याल है लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन किया था क्लस्टर और स्ट्रैटिफाइड का, आपको समझ आई है? सऊद एब्सेंट है। अच्छा, समझ आ गई आज के लेक्चर की सबको? यस मैम। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम, और उसमें हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन आप लोग एक दफा पढ़ के आइएगा, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चलें जी, एंड करते हैं।